इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जियोर्जिवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताए जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है, इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद यह कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी वो लोग आकर यह कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है, अरे जनाब दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक हैं और हम अलग हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी जी के साथ कलकत्ता में लड़ाई चल रही है ना, चल रही, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हमारा गठबंधन एक है। अरे टूट तो आप चुके हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी, तो वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा का बयान आया, हमसे नहीं पूछा गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमसे पूछा गया। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं खिसिया ये रहे क्योंकि इनका गठबंधन बिखर चुका है। दिल्ली में ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि हमारा गठबंधन टूट गया, अब हम आगे नहीं लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारी तो उनके साथ बिल्कुल मिलकर लड़ने की। और मजे की बात एक और देखिए, यहां कह रहे हैं कि बिहार को अधिक दिया गया और पटना में इनकी पार्टी और लालू यादव कह रहे हैं बिहार को झुंझुना दिया गया। अब भैया हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां दिल्ली में घनघना रहे हैं, वहां झुंझुना रहे हैं, ये सच क्या है? वो सच है या ये सच है? कृपया ये बात बता दें, या दोनों ही जगह गलत कह रहे हैं? बता दीजिए, मिडिल क्लास भी इंतजार कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है, एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है, तो क्या जरूरत है वो बनाने की, एक्सप्रेसवे। तो ये 8 करोड़ लोग कौन है? अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं? आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। वो लोग कौन हैं? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? अगर इनकम नहीं बढ़ी तो कैसे खरीदे भाई? नहीं सर, ये हमारे दिल के बहुत करीब सवाल था ना, इसलिए सवाल नहीं, मैं इसीलिए आपसे कहा, मिडिल क्लास के लोग मैंने वो ना हम बचत में कोई फायदा ले पा रहे हैं, ना इनकम टैक्स में हमें कोई रिलीफ मिल रही है, घर का EMI भर भर कर सर हमारी कमर टूट रही है, लेकिन कुछ हासिल हमें नहीं हो रहा है। हम लगे हुए हैं सर राष्ट्र निर्माण में। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है। महंगाई कितनी है? अरे एक बार शांत रहिए। महंगाई 9.5% फूड इन्फ्लेशन है जिसको आप रगड़ना चाहते हैं। 140, हाँ 9.55 फूड इन्फ्लेशन है। आपके जमाने में नहीं कितना पता था? है आपको? नहीं पता है? अब शांत बताइए। 27% वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, पता है? अब पता चल गया, चुप रहिए थोड़ी देर। महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही है, शांत रहिए, शांत रहिए। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आपकी EMI बढ़ रही है क्योंकि RBI लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। क्या मेरा एक सवाल आपसे है? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पर बैठकर बजट की इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं वो बजट के इन पहलुओं पर बोलने की बजाय सिर्फ सरकार पर एक वार कर रहे हैं कि ये तो अपनों को रेवड़ियां बांट दी। बहुत तरह के वार होते हैं रोमाना जी, मेरी बात सुनिए। बजट पे बहुत तरह के वार होते हैं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और मुझे आंकड़ों पे थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने बहुत तल्लीनता से आंकड़े पढ़े। मुझे 2-4 आर्टिकल लिखे तो मैंने बहुत उसके समझ के लिखा। मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूँ ना, ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। जमाने में सोना गिरवी रख के दिया गया था, हमने वापस लाए। इनके जमाने में फॉरेन एक्सचेंज में 1 बिलियन से कम था, 100 बिलियन अटल जी के टाइम में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के टाइम में पहुंचा, 650 बिलियन आ गए। बताइए इनके जमाने में लोगों की जरूरत की चीजों पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, रोटी पीने खाने पर सोने पर टैक्स कम कर रहे हैं। तेज आवाजों के बीच बहस नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इतना समय हमें देना चाहिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को। एक लाइन कहना चाहूंगा, नहीं होना चाहिए, फिर आपको मुझे 30 सेकंड देना पड़ेगा। आपने स्टार्ट उनसे किया तो आपको एंड मुझसे करना पड़ेगा। चलिए आप एंड कर लीजिएगा, मैं एक लाइन बोलता हूं। एक लाइन पर कर लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए फिर आप बोल दीजिए। एक लाइन बोल देता हूं। देखिए 100 भी आप नहीं पाए हैं श्रीमान, अच्छा फिर भी तेवर हैं ऐसे जैसे तीर कमान। अरे पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। एक लाइन आप भी बोल दीजिए। हाँ जी बोल दीजिए।
तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आज ये जनता पूछना चाहती है आपसे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी से हमें क्यों लाद दिया है लच्छेदार बातें और जलेबी बनाने से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।